तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री का सेशन है। हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री में हम आपको मौर्य एम्पायर पढ़ा रहे हैं। मौर्य एम्पायर में इस सेशन में हम बात करेंगे आपसे मेगास्थनीज की। अच्छा, आपको पता ही है कि एप्पियानस से हमें पता चलता है कि 305 बीसी के आसपास यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की। सिंधु नदी पार करके उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से। युद्ध हुआ। युद्ध के बाद कौन जीता कौन हारा इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है, ना सेल्यूकस ने बताया। उसने बस इतना बताया कि युद्ध हुआ, युद्ध के बाद इन दोनों में समझौता हो गया। ये समझौता जो था वो दोस्ती में बदल गया। इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो गए। कैसे वैवाहिक संबंध? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकुमारी हेलेना से शादी की। दहेज में क्या मिला उसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला पूरा का पूरा अफगानिस्तान। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा राजा हुआ जिसने भारत में इंटरनेशनल एम्पायर बनाया। इंटरनेशनल एम्पायर बनाने का मतलब है कि भारत से बाहर भी दूसरे इलाकों को उसने जीता। अच्छा, इसके बाद भारत में दूसरा इंटरनेशनल एम्पायर किसने बनाया था? आप बताओ मुझे, किसी है ना? हाँ, इंटरनेशनल एम्पायर। इसके देखो मौर्यों के बाद देखो चंद्रगुप्त मौर्य तो पहला था ही था, उसे उसकी विरासत जो है अशोक को मिली। तो अशोक ने कोई नया एम्पायर नहीं बनाया, ले देकर नई जो चीज़ जीती है अशोक ने, नई जो इलाका जीता है वो कलिंग जीता है, उड़ीसा। इसके बाद जो दूसरा वंश था वो कुषाणों का था। कनिष्क ने उसके बाद फिर इंटरनेशनल एम्पायर बनाया। उसके बाद फिर किसी को मौका नहीं मिला, ये काम किया किसने? अकबर ने। अकबर के समय में अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा ईरान का और भारत, ये तीनों एकजुट होकर के रहे थे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। तो मेगास्थनीज आया। हाँ, तो हेलेना की शादी किससे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य से। दहेज में उसको पूरा अफगानिस्तान मिला। ठीक है, और इसी के बाद सेल्यूकस ने अपना एक एम्बेसडर या अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार कहाँ लगता था? पाटलिपुत्र में। ओके, वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहा। यहाँ रह करके उसने भारत को जाना पहचाना। अच्छा चलो, लगे हाथ यही बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया बदले में? 500 हाथी गिफ्ट किए थे। अब ये जो मेगास्थनीज है ये भाषाविद था। भाषाविद का मतलब जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। तो उस समय जितनी भी खास भाषाएं चलती होंगी उसको इसकी नॉलेज थी। ये भारत में रहा, इसने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, और भी जो इंडियन लिटरेचर है उनको इसने पढ़ा। तमाम तरह के बौद्ध ग्रंथ थे उनको पढ़ा। इन सब लिटरेचर को इसने पढ़ा। इसके अलावा जो आज आप सुनते हैं ना ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है पता ही आपको है ना? शेरशाह सूरी ने उसको सड़क आजम नाम दिया था, बाद में अंग्रेजों के समय में क्या कराई है? ग्रैंड ट्रंक रोड कराई। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी थी। बांग्लादेश में चटगांव के पास सोनार गांव से लेकर के आज के उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में तक्षशिला तक ये सड़क जाती थी, जिसका नाम था उत्तरापथ। इस पर कब्जा मौर्यों का था, चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा था। मौर्य एम्पायर की सबसे खास सड़क थी ये। तो इस पूरे नेशनल, ये पूरा का पूरा जो हाईवे था, इस पे मेगास्थनीज घूमा, यहाँ के आसपास के लोगों से मिला। अभी यूनानी राजदूत था, राजकीय संरक्षण उसको मिला हुआ था। तो इस रोड पर वो बहुत ज़्यादा दूर दराज में वो इलाकों में नहीं गया, उस रोड पर घूमा, दरबार में रहा, जो कुछ भी उसको जानकारी मिली प्लस जो इंडियन लिटरेचर था उससे पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद उसने भारत की जो उस समय की इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था, भारत की जो सोसाइटी और कल्चर है उसके बारे में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में उसके बारे में हमें जानकारी दी है। इसके लिए उसने किताब लिखी, कौन सी? इंडिका। ये सवाल खूब आता है कि इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी। तो मेगास्थनीज जो है, ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। सेल्यूकस का दूत था, यूनानी भाषा में इसने इंडिका बुक लिखी, और उत्तरापथ हाईवे घूमा, और यहाँ के जो साहित्य है उससे जो कुछ मिला वो इसकी जानकारी का सोर्स है। ओके, अब ये क्या कहता है? सबसे पहले ये भारतीय समाज की बात करता है। देखो आदिकाल से भारतीय समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि ये विभाजन अभी भी है, लेकिन अब ये तमाम तरह की वर्जनाएं जो हैं वो कम होती जा रही है ना। हम लोग बहुत आपस में घुल मिल गए। फिर भी ब्राह्मण अपनी पहचान के लिए हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में एक तरह का सामान्य सा क्लासिफिकेशन हम करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ये जो विभाजन था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, ये बहुत ही कहते हैं ना रिजिड या ताकतवर था। तो बाधा आने से पहले कहाँ थे हम? चलो खैर जहाँ भी थे। तो मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को या भारतीय समाज को 7 हिस्सों में बांटा। ये 7 हिस्से जो है उसने एक हायरार्की है, एक रैंक या पद सोपान के अनुसार दिए। सबसे पहले नंबर वो कहता है कि भारतीय समाज में जो दार्शनिक हैं इन्हें सबसे ज़्यादा सम्मानित दर्जा मिला हुआ है।
दार्शनिक, फिलोसोफर, ठीक है। अब वो कह रहा है दो तरह के दार्शनिक हैं, एक जो हैं श्रमण और दूसरे जो हैं वो ब्राह्मण। श्रमण वो हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी कि शादी विवाह नहीं करते, इनका कोई परिवार नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत का ये पालन करते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते तो वहीं पर अपना वेद धर्म दर्शन अध्यात्म उस पर अपना चिंतन मनन करते रहते हैं। साथ ही अब जंगलों में रहते तो खाएंगे क्या, तो जो भी जंगल में कंदमूल मिलता उसको खाते हैं। अब ये कुछ कुशल वैद्य भी हैं। देखो उस समय वैद्य क्या थे भाई, आयुर्वेद था। तो अब जंगलों में रहते थे, जीवन भर जंगलों में रहना, जंगलों की खाक छानना, तो जड़ी बूटी औषधियों में ये जो थे दक्ष हो जाते थे, इनको कहा गया है श्रमण। अब दूसरे जो दार्शनिक हैं वो हैं ब्राह्मण। ये जो है जो अपना जो पारिवारिक जीवन है वो जीते थे, इन्हें संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग था, इन्हें वेद और जो संबंधित साहित्य है उसकी जानकारी थी, यही पुरोहित थे, पूजा पाठ पुरोहित वगैरह सब कुछ यही थे, और ये बहुत ही ऐश्वर्यपूर्वक सुखपूर्वक जीवन, विलासिता का जीवन ये जीते थे। तो पहला वर्ग कौन सा हो गया, दार्शनिक। दार्शनिक दो तरह के, श्रमण और ब्राह्मण। दूसरा जो वर्ग है वो किसानों का है। आज भी आप देखें भारत में सबसे ज़्यादा कौन है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आज भी आप देखोगे भारत में सबसे ज़्यादा कौन है, किसान है ना। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा किसान ही है। तो उस समय भी जो किसान वर्ग था वो संख्या में सबसे ज़्यादा था। अच्छा, किसानों का ऐसा है, शेरशाह सूरी ने ये नियम बनाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी ये नियम बनाया था कि किसान खेत पर काम करते हुए किसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेरशाह सूरी और बलबन जैसे उन्होंने तो यहाँ तक नियम बना दिया था कि अगर कोई बाहरी हमला होता है या हम किसी पर हमला करते हैं और उसकी वजह से किसी किसान की फसल नष्ट होती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। मतलब किसान को कोई भी तंग नहीं करता था, यहाँ तक कि विदेशी हमलावर जो था वो भी खेत पर काम करते हुए किसान को तंग नहीं किया करता था, क्योंकि पता था अल्टीमेटली आना तो जो कुछ भी है वो खेतों से ही आना है ना। अच्छा, किसानों से ना तो सरकार कोई सेवा लेती थी, यानी कि किसानों को इमरजेंसी आ गई चलो वो युद्ध में भर्ती हो, ऐसा कुछ नहीं था। किसानों से सरकार किसी तरह की कोई सेवा नहीं लेती थी, और ना ही किसानों से ये कहा जाता है कि युद्ध हो गया चलो युद्ध में अब सेना में भर्ती हो जाओ। तो वही लिखा है मैंने, युद्ध और सरकारी सेवा से ये फ्री थे, इनकी संख्या सर्वाधिक थी। और जो लगान था, मेगास्थनीज बताता है कि लगान जो था वो उपज का 1/4 था, लेकिन जो भूमि थी कहते हैं कि सभी भूमि जो थी वो राजा की थी, किसान जो था वो किराएदार था। अब तीसरे नंबर पर अहीर। अहीर मतलब गडरिया, अहीर मतलब गडरिया, वो लोग जो चलवासी थे, यानी कि एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे और चरवाहे थे। भेड़ बकरी जो भी पशु हैं उनको पालना, उनको चराना और एक से दूसरी जगह घूमते रहना। तीसरे नंबर पर अहीर। चौथे नंबर पर थे शिल्पी। शिल्पी माने दस्तकार, शिल्पी या दस्तकार, ये सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये न केवल घरेलू जरूरतों की जो चीज़ें थी वो बनाते थे, इसके अलावा युद्ध में जो साजो सामान इस्तेमाल होता है, रथ से लेकर के तीर तक सारा जो थे ये दस्तकार बनाते थे। तो सरकार का इन पर कंट्रोल रहता था, ये सरकारी सेवक माने जाते थे, सरकार का इन पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था। पांचवी संख्या सेना। सेना जो थी समाज में संख्या में दूसरे नंबर पर थी, सबसे ज़्यादा किसान थे और दूसरे नंबर पर कौन थे, सैनिक थे। छठे नंबर पर ओवरसीयर या पर्यवेक्षक। ओवरसीयर यूनानी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में आप पर्यवेक्षक कह सकते हो। ये घूमते रहते थे और सरकार को बहुत सारे मामलों में अपनी रिपोर्ट दिया करते थे। सातवां नंबर जो जिसको कहा गया है मेगास्थनीज ने, निर्धारक और सभासद। निर्धारक और सभासद, इनको आप क्या कहेंगे, ये निर्धारक और सभासद कौन थे, संख्या में ये सबसे कम थे, लेकिन प्रशासन में इनका जो रोल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो मैंने अभी आपको अमात्य बताया ना, अमात्य या टॉप ब्यूरोक्रेसी या मंत्रिपरिषद, यही इसी को आप कह सकते हो निर्धारक और सभासद, ठीक है ना, उच्च अधिकारी वर्ग था। तो इस तरह से मेगास्थनीज ने ये 7 जो कैटेगरी हैं समाज की बताई हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर उसने रखा दार्शनिकों को और सबसे अंत में रखा निर्धारकों और सभासदों को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निर्धारक और सभासद थे। सबसे महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण नहीं, सबसे सम्मानित जो थे इसमें वो थे दार्शनिक, ठीक है। संख्या में सबसे ज़्यादा कौन है, किसान, और दूसरे नंबर पर सैनिक, ओके। अब मेगास्थनीज क्या कहता है कि भारत में क्या क्या है, मैंने लिखा ना, मेगास्थनीज के अनुसार हमारे यहाँ क्या नहीं था, मेगास्थनीज के अनुसार हमारे यहाँ क्या नहीं था, दास प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ दास प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ जो अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज है ना, वो नहीं, दास प्रथा नहीं थी, इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, और वो कहता है कि हमारे यहाँ अकाल भी नहीं पड़ते। ध्यान रखना, ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं थी। फिर वो कहता है हमारे यहाँ मौजूद क्या था, यानी कि भारत में था क्या उस समय, अगर आप बिक्री कर चोरी करते हैं, बिक्री कर नहीं चुकाते हैं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर विधवा को पुनर्विवाह की परमिशन है, यानी कि विधवा पुनर्विवाह था, पुनर्विवाह की परमिशन है, तो इसका मतलब विधवा का जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं रहा होगा।
बहुविवाह होता था। वो कहता है कि भारतीय जो है बहुत सी शादियां करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक या दो महिलाएं होती थी जिन्हें वास्तव में पत्नी का दर्जा दिया जाता था, बाकी जैसे वही समझ रहे ना आप, है ना, वो रहती थी। अब बहुत सारी शादियां ये करते हैं भारतीय, तो बच्चे बहुत होते थे। तो कह रहा है बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है साहब। उच्च वर्ग में पर्दा प्रथा थी, लेकिन निम्न वर्ग में नहीं थी। यहाँ पर उच्च और निम्न वर्ग का मतलब है पैसे वाले और जिनके पास पैसा नहीं है। तो उच्च वर्ग में पर्दा प्रथा थी, स्त्रियाँ सम्मानित थी, स्त्रियाँ जो हैं सम्मानित थी, और स्त्रियाँ जो थी वो सरकारी कर्मचारी भी थी, सरकारी सेवा में भी थी स्त्रियाँ। इसके बेटा इधर ध्यान दो। और साथ ही साथ स्त्रियों से जासूसी भी करवाई जाती थी, सरकारी जासूस भी होती थी स्त्रियाँ। ठीक है। इसके अलावा स्त्रियाँ जो थी वो बॉडीगार्ड भी थी। स्त्रियाँ जो थी, राजा की जो बॉडीगार्ड जो थी वो महिलाएं भी हुआ करती थी। ठीक है साहब। संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में स्त्रियों को समान अधिकार था। अब वही कहता है कि व्यावसायिक प्रतिबंध थे। व्यावसायिक प्रतिबंध का मतलब ये है कि जो किसान था वो सैनिक नहीं हो सकता था, सैनिक का पेशा नहीं अपना सकता था, और जो सैनिक था वो किसान का पेशा नहीं अपना सकता था। ये थे व्यावसायिक प्रतिबंध। अब भारत की बात वो करता है कि भारत जो है वो चतुर्भुज आकार में है। भारत चतुर्भुज आकार में है। वो कहता है कि यहाँ पर 2 बार बारिश होती है, ज़मीन उपजाऊ है, 2 बार बारिश होने की वजह से ज़मीन में नमी खूब रहती है, इसलिए यहाँ पर साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। आप छोला चना का मज़ा भी लीजिए, पढ़ते भी रहिए, बहुत देर हो गई है, भूख लग रही होगी आपको, है ना। हाँ मैं बाद में, ठीक है, आराम से, लेकिन कान इधर रखना है। तो कहता है कि ज़मीन हमारे यहाँ बहुत उपजाऊ है। हमारे यहाँ यानी कि भारत में बहुत सारी खाने हैं भारत में। भारत का सबसे जो खास उद्योग या सबसे प्रमुख उद्योग है वो सूत कताई और बुनाई। सूत कताई और बुनाई, या आप कह सकते हो हथकरघा, ये वस्त्र उद्योग जो है वो भारत का सबसे प्रमुख उद्योग है। वो भारतीय जो कपड़े हैं उनकी वो प्रशंसा करता है। कह रहा है पत्थर तराशी भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अब वो कहता है लेकिन अब हम यहाँ पर मेगास्थनीज को क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो कह रहा है भारतीय समाज 7 जातियों में बता हुआ है, लेकिन हम लोग जो है 4 वर्णों में बटे हुए थे। एक बात। दूसरी बात, मेगास्थनीज ने जाति, वर्ण और व्यवसाय में हमारे यहाँ जो अंतर हैं उनका ध्यान नहीं दिया। वर्ण अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, और व्यवसाय के आधार पर हम अलग तरह से बटे हुए हैं, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता है। इसके अंतर क्यों? अच्छा, वो कहता है कि जो शिल्पकार थे, दस्तकार, उन पर सरकार का कंट्रोल था, लेकिन हमें ये पता चलता है कि स्वतंत्र शिल्पी भी थे, यानी कि अपना काम खुद करने वाले, जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। अच्छा, अब दूसरी बात, मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा नहीं थी। लिखा है मैंने यहाँ पर, लिखा है नहीं था, मौजूद नहीं था। हाँ, दास प्रथा नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र में दास प्रथा का जिक्र है। अच्छा, कौटिल्य यानी कि चाणक्य कहता है कि किसी भी आर्य को दास नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब दास बनाए जाते थे, आर्य को दास नहीं बनाना। भाई उसने कहा कोई भी आर्य दास नहीं बनेगा, इसका मतलब आर्य तो दास नहीं बनेगा, लेकिन बाकी लोग दास बनाए जाते होंगे। दूसरी बात यह है कि मौर्य अर्थव्यवस्था में दासों का बहुत महत्व था। अर्थव्यवस्था खूब अगड़ी अवस्था, मतलब खूब डेवलप्ड या अगड़ी अवस्था में थी। तमाम तरह के खाने हैं, जंगल हैं, वन हैं, वहाँ से तमाम तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं, मकान दुकान, वो पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, सुदर्शन झील बनाई जा रही है। कहने का मतलब है बहुत सारे मजदूर या दास चाहिए होंगे, चाहते थे। तो दास प्रथा का जो रोल था वो मौर्य अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेगास्थनीज ने उसका जिक्र नहीं किया। तो वजह उसकी ये हो सकती है, क्यों उसने जिक्र नहीं किया, कि मौर्य काल में दासों के साथ जो है कि अत्याचारी व्यवहार या उनका शोषण नहीं किया जाता था। दासों की खास देखभाल की जाती थी, और कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हो कि दासों से संतान की तरह व्यवहार किया जाता था। तो दास इतने मतलब शोषण से इतने अलग रहे होंगे, या दास इतने खुशहाल रहे होंगे कि मेगास्थनीज का ध्यान ही नहीं गया होगा कि हमारे यहाँ दास प्रथा जैसी भी कोई चीज़ है। जैसे फिरोज तुगलक ने दासों को ट्रेनिंग देने के लिए अलग से कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? दीवाने बंदगान, है ना। हाँ, चलिए खैर जो भी है, लेकिन दास जो थे उस समय संपत्ति का एक रूप माने जाते थे। जो त्रिपिटक है उसमें कहा गया 3 प्रकार के दास होते हैं, और कौटिल्य ने कहा कि आर्य को दास नहीं बनाया जाएगा। खैर जो भी है, अब मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर को कहा है पालीब्रोथा। वो ये कहता है कि ये उस समय मगध का सबसे बड़ा, मौर्य एम्पायर का सबसे बड़ा शहर था। पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? पालीब्रोथा। वो कहता है ये सबसे बड़ा शहर है। वो ये कहता है कि ये गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। वो ये कहता है कि जो पाटलिपुत्र शहर है इसके चारों तरफ लकड़ियों का बाड़ा था, लकड़ियों की बाड़े से इसकी सुरक्षा थी, और उस बाड़े के बाहर बड़ी चौड़ी खाई थी, उस खाई में पानी रहता था, वो पानी में रहते थे मगरमच्छ। ओके, नगर की सुरक्षा के लिए।
मेगास्थनीज कहता है अगर अच्छा मेगास्थनीज शहरी प्रशासन की बात भी करता है। वो कहता है शहरों का जो प्रशासन था बहुत ही व्यवस्थित था। शहरों को कुल 30 लोग मिल करके चलाते थे। शहरों के प्रशासन को कुल 30 लोगों की कमेटी मिल करके चलाती थी। अब ये जो 30 लोग थे ये 6 अलग अलग कमेटियों में बटे हुए थे। हर कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे, तो 6 पंजे 30, ठीक है ना। कुल 6 कमेटियाँ थी, हर कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे। कुल 30 लोग जो थे शहर के प्रशासन को चलाते थे। अब ये जो 6 कमेटियाँ थी अलग अलग थी, अलग अलग कामों को देखती थी। एक कमेटी ऐसी थी जो उद्योग और शिल्पकारों को देखती थी, दूसरी विदेशियों की देखभाल करती थी, तीसरी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी, चौथी वाणिज्य व्यापार की देखभाल करती थी, पाँचवीं बिक्री कर बाट माप बिक्री कर की देखभाल करती थी। बाट और माप के जो पैमाने ना आजकल जिससे तराजू आते हैं ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए, तो इनकी वेट को ये सही है, इन पे स्पेशल मार्क लगता है जो बताता है ये सही है, इसके लिए अधिकारी होते हैं, है ना। अब तो खैर इसकी वैकेंसी आनी बंद हो गई। बाट माप तोल अधिकारी इसको कहते थे। तो बाट माप सही है या नहीं सही है इनकी जांच करना, बिक्री कर कोई चुरा तो नहीं रहा है इसकी जांच करना, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बिक्री कर से बची हुई इसकी जांच करना, तो इसके लिए अलग से एक समिति होती थी, ठीक है ना। छठी समिति जो थी वो ये थी, एक इंग्लिश में एक शब्द आता है ना मैन्युफैक्चर्ड, विनिर्मित, है ना। अब ये देखो आप पेन देख रहे हो मेरे हाथ में, इसके लिए सबसे पहले हमने प्लास्टिक तैयार किया, इंक तैयार की, इंक तैयार की, उसके बाद इसको असेंबल किया, ये हो गया मैन्युफैक्चर। मोबाइल है आपके हाथ में, सभी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को असेंबल किया, वो हो गया विनिर्मित, है ना। अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हो ना तो कपड़ा बुनना और कपड़े से एक कपड़ा बुनना और कपड़े से तमाम तरह के हमारे परिधान बुनना, वो है मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उनकी देखभाल करने के लिए अलग से एक समिति होती है। कुल 6 समितियाँ होती थी। अक्सर पूछा जाता है विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, ये समितियाँ अक्सर पूछी जाती हैं। खैर अच्छा, सेना में भी कुल 6 अंग थे, सेना के भी कुल 6 अंग थे। जैसे आज हमारे यहाँ 3 सेना ना, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तो यहाँ पर 6 प्रकार की सेना थी, उसे हम कहते हैं सेना के 6 अंग या षडांग। अब इसमें भी ये मतलब 6 अंग या 6 कमेटियाँ थी, हर कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे। अब जो ये 6 अंग थे उसमें एक तो नौसेना, दूसरा जो अंग था सेना की जो दूसरी ब्रांच थी उसका क्या काम था, सैनिकों के लिए रसद का इंतजाम करना, परिवहन का मतलब घोड़े, हाथी, बैल, जो भी चीज़ें चाहिए एक से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है। इसके अलावा सड़कें बेहतर करना, उनको दुरुस्त करना, पुल बनाना ताकि सेना को किसी तरह कोई आने जाने की परेशानी ना हो, उसकी देखभाल करना। तीसरी पैदल सेना, चौथी हाथी सेना, पांचवी रथ सेना और छठी घुड़सवार सेना। ये हमें बताया मेगास्थनीज से। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम मेगास्थनीज के ऋणी हैं। तो खैर मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ी रिसर्च की है और चीज़ों को एक जगह लिखने का प्रयास किया है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।